हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। और ये हमारी बुक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है 12th क्लास की, उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस आंसर के थ्रू पूरी थ्योरी को कवर करवाने की कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छे ढंग से। इसलिए वीडियो को पूरी देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नहीं डालती तो उसके साथ ही नई नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। तो बिना देरी किए चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न से आगे बढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के मांग को मांग की लोच कहा जाएगा। ये परिभाषा किसने दी? तो सबसे पहले तो इस परिभाषा को समझते हैं। इसी के द्वारा हमें ये समझ में आएगा कि मांग की लोच किसे कहते हैं। तो एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन के माप को, कि इन तीन चीज़ों की वजह से, किसकी वजह से? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन आ जाता है तो उसकी वजह से उपभोक्ता उस वस्तु की जो खरीदारी करता है, उस वस्तु की जो मांग करता है, उसमें या तो कमी करेगा या फिर वो ज़्यादा डिमांड करेगा। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी वो डिमांड कम करेगा, मांग कम करेगा। उपभोक्ता की आय बढ़ने पे सामान्य वस्तुओं की स्थिति में व्यक्ति उस वस्तु की मांग ज़्यादा करता है। जो संबंधित वस्तुएं हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड में, कि दो तरीके की संबंधित वस्तुएं होती हैं, एक तो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं और एक पूरक वस्तुएं। तो उन वस्तुओं की स्थिति में जब एक की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी की मांग पे प्रभाव पड़ता है। तो उन सब की वजह से, इन तीन चीज़ों की वजह से जो मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को जब मापा जाता है तो उस माप को कहा जाता है मांग की लोच। और ये परिभाषा दी है जो अर्थशास्त्री डूले हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो अब मांग की लोच को कितने प्रकार से, मांग की लोच कितने प्रकार की है? तो हमारी जो मांग की लोच है वो 3 प्रकार की है। आगे जो प्रश्न हमारा रहेगा वो है मांग की लोच के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इससे हमें ये तो पता चल गया कि मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला प्रकार है मांग की कीमत लोच, दूसरा है मांग की आय लोच, थर्ड है मांग की आड़ी लोच। जो मांग की कीमत लोच है वो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से जो उसकी मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसको मापा जाता है। और मांग की आय लोच में, इसमें जो उपभोक्ता है उसकी आय में परिवर्तन आने की वजह से जो किसी वस्तु की जो मात्रा है जिसकी वो मांग करता है उसमें जो परिवर्तन आता है उसको हम मापते हैं। और जो मांग की आड़ी लोच है वो जो संबंधित वस्तुएं हैं उसमें एक में परिवर्तन आने पर दूसरी में जो मात्रा में परिवर्तन आता है उसको मापा जाता है। जो हमारा ये चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें जो +2 क्लास का ये जो चैप्टर है इसमें हम जो सारा अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे? मांग की कीमत लोच का। कि मांग की कीमत लोच को की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये कीमत लोच में जो भी कुछ आता है वो सारा अध्ययन करेंगे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि मांग की लोच द्वारा परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है जबकि मांग के नियम से क्या ज्ञात होता है? तो जो हमारी मांग की लोच है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। और मांग के नियम से ज्ञात होगा परिवर्तन की दिशा। लोच से ज्ञात होता है परिवर्तन की मात्रा और मांग के नियम से ज्ञात होता है परिवर्तन की दिशा। कि परिवर्तन की दिशा का मतलब है
कि हम जो मांगी गई मात्रा है या जो मांग है वो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो ये पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। तो इन दोनों का अनुपात कहलाता है मांग की कीमत लोच। तो ये साथ के साथ मैंने ये फॉर्मूला भी बताया है कि मांग की कीमत लोच को मापने का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले ये नेगेटिव का साइन लेते हैं, क्योंकि जो कीमत है और जो हमारी मांग है उसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध। तो उसके लिए हम ये नेगेटिव साइन लेते हैं। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। मांग की कीमत लोच की कोटियाँ कितनी तथा कौन कौन सी हैं। तो मांग की लोच कीमत लोच को की जो डिग्रीज हैं, जो श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे सामने 5 श्रेणियां दी गई हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम बताती हूँ, फिर इनको आगे डिफाइन करूँगी। सबसे पहली है पूर्णतः लोचदार, इंग्लिश में इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड है पूर्णतः बेलोचदार, इसको कहेंगे इंग्लिश में परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर थर्ड है इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्णतः लोचदार मांग का। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है, इस पे OX पे मैंने यूनिट्स लिए हैं और OY यूनिट पे मैंने प्राइस लिया है। जो हमारा जो मांग वक्र है DD, वो एक हॉरिजॉन्टल रेखा है, सीधी रेखा है। तो यहाँ पे जो वस्तु की जो कीमत है, जो दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीद सकता है, और यदि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो जो वस्तु की मांग है वो गिरकर क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो जो मांग की लोच है वो कैसी होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत, हिंदी में उसको कहते हैं अनंत होती है। तो यहाँ पे कीमत में थोड़ा सा बढ़ने पर भी मांग शून्य हो जाती है, मतलब कि दी हुई प्राइस पर हम उस वस्तु की जितनी भी चाहें उतनी मांग कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है तो मांग 0 हो जाती है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें कीमत का और वस्तु का संबंध ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मांग की कीमत लोच है। नेक्स्ट जो है वो है पूर्णतः बेलोचदार मांग। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत के बढ़ने या कम होने से उनकी मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कीमत बढ़े या कम हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ नमक का। यदि नमक की कीमत कम हो जाती है, मान लो हम यहाँ पे हैं और नमक की कीमत यहाँ हो जाती है, तो भी हम मांग की वो नमक की जो डिमांड है वो उतनी ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कीमत के कम होने से हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, या कीमत के कम होने से मांग को बढ़ा देंगे, या कीमत के बढ़ने से उसकी मांग को कम कर देंगे। वो उतनी ही रहेगी जितना नमक हम पहले खाते थे, उसकी कीमत का उसकी मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच रहेगी वो रहेगी 0। तो इसका दिया हुआ है कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा है इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग है, इसमें हमारा जो DD वक्र है वो एक सीधी रेखा है, और यहाँ पे हमारी इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 1। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पॉइंट है, चाहे ये T लगा लो चाहे R लगा लो, तो इसके अंदर जो ये आयत बना हुआ है तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर। तो जो क्षेत्रफल या कुल व्यय जिसको हम कह सकते हैं, कुल व्यय हमारा क्या होता है, बराबर। वो
खरीदी गई मात्रा और गुना कीमत, तो हमारा कुल व्यय क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जो हमारी जो इसकी लोच है, मांग की लोच है, वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1, 1 के बराबर। नेक्स्ट जो है वो है इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इस स्थिति में जो प्राइस में या कीमत में जो बदलाव आता है, यहाँ पे जो ओ वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है और ओ एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी, ये सभी में सेम रहेगा। तो जब प्राइस में हमारी कमी आती है, जो पी से मान लो P1 हो जाता है, तो जितना कीमत में परिवर्तन आता है उससे अधिक हमारा किस में परिवर्तन आता है, क्वांटिटी में। तो इसकी वजह से ये जो हमारी मांग की लोच है वो ग्रेटर देन 1 रहती है, क्योंकि प्राइस से ज़्यादा हमारी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें परिवर्तन आता है। कीमत में कम परिवर्तन तथा क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन। और इस स्थिति में हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार रहेगी। ED इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इकाई से कम लोचदार। इसका मतलब ये है कि जो कीमत में जो परिवर्तन हुआ वो ज़्यादा हुआ, लेकिन उस जो हम वस्तु की मांग कर रहे थे उसकी जो मात्रा में परिवर्तन हुआ वो कम हुआ। प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन हुआ और वस्तु की मात्रा में कम परिवर्तन हुआ। और ये जो हमारा जो डिमांड वक्र है वो क्या है, लेस इलास्टिक, मतलब कि कम लोचदार। और मांग की लोच है लेसर देन 1, एक से कम रहेगी यहाँ पे। अब ये तो हमने पढ़ी कि इसकी जो श्रेणियाँ थी मांग की लोच की, ये 5 श्रेणियाँ थी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि जो मांग की कीमत लोच है, हम उसको मापने की जो विधियाँ हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मांग की कीमत लोच को मापने की कितनी तथा कौन कौन सी विधि हैं। तो हमारे पास ये 3 विधि है। तो ये कौन कौन सी हैं, कुल व्यय विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरी है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसको परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं। थर्ड है ज्यामितीय विधि, इसको जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। तो जब सबसे पहली विधि है वो उसको बोलते हैं कुल व्यय विधि। तो ये जो विधि है, जो सबसे पहली विधि है कुल व्यय विधि, किसकी, मांग की कीमत लोच की, तो इसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर मार्शल ने। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर प्राइस दी हुई है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे। मान लो कि हम इस पॉइंट पे हैं, R पॉइंट पे, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो RA है। अगर वस्तु की कीमत R से कम होकर N हो जाती है तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। कि कीमत में कमी होने की वजह से जो कुल व्यय है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ पे रहेगा इस वाली जो हमारी ढलान है इसकी, तो यहाँ पे जो हमारी जो ED है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। जो ये वाला भाग है इसमें कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर या कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ED इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है, इसमें जब कीमत, यहाँ पे देखो कीमत ज़्यादा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और ज़्यादा है, और जैसे ही हम कीमत कम हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे जो ED रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी लेस देन 1। तो इसमें हमें ये जानने को मिला कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है। तो इसके थ्रू हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कुल व्यय विधि के द्वारा, और ये दिया था डॉक्टर मार्शल ने। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है आनुपातिक या प्रतिशत विधि।
तो इसमें जो हम एक फॉर्मूला के द्वारा इसको समझेंगे, जो फॉर्मूला गिवन है ED इक्वल टू ये माइनस का वो रहेगा, क्योंकि जो प्राइस है और हमारी जो मात्रा है, मांगी गई मात्रा या जो मांग है हमारी, उसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। तो मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको नेक्स्ट कैसे आगे हम कैसे करेंगे कि मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग इंटू में 100 डिवाइड बाई कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत इंटू में 100। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q अपॉन Q, ये 100 आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे P1 माइनस P अपॉन P, ये प्रारंभिक कीमत है और ये नई कीमत है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा और फाइनली हम ये प्राप्त करेंगे, और इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं आनुपातिक या प्रतिशत विधि द्वारा इसको किसी वस्तु की मांग की लोच इस फॉर्मूले में पुट करके। ये रहेगा हमारा माइनस P अपॉन Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ये थर्ड जो मेथड है, ज्यामिति विधि, इसको ग्राफिक विधि भी बोलते हैं या बिंदु विधि भी बोलते हैं। तो इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये एक डिमांड वक्र है, और इसमें हम जो कुछ पॉइंट्स डाल के हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, मांग की लोच। मान लो इसमें ये P है वो हमारा मिड पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे मांग की लोच इस पॉइंट की निकालते हैं तो ये ऐसे निकलेगी कि ये वाला पार्ट अपॉन में ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे रहेगा PN अपॉन में PM। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, मांग की लोच। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मांग की लोच से जो हमारी ज्यामिति विधि है उसमें हम दो तरीकों से देखने की कोशिश करते हैं। पहला रहेगा जब मांग वक्र हमारा सीधी रेखा हो तो हम जो लोच है वो कैसे निकालेंगे, मांग की लोच। तो इसमें हम इसको जैसे 5 पॉइंट्स इस पे ड्रॉ किए जाते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो भी पॉइंट पे हमें लोच निकालनी है तो उसके नीचे वाला पार्ट और उस पॉइंट से ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 5 पॉइंट्स हमें गिवन है तो उन पॉइंट्स पे हमारी मांग की लोच कैसी रहेगी, अलग अलग। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उस पे इन्फिनिटी रहेगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको हम छोटे पार्ट से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 रहेगी। यहाँ पे हमारी इक्वल रहेगी, इक्वल मीन्स इक्वल टू 1। यहाँ पे लेसर देन 1 रहेगी, यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी रहेगी वो 0 के इक्वल रहेगी। और यहाँ पे जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो, तो ऐसे मान लो इस टाइप का हो, तो हम उसके जो टच करके एक रेखा ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम वहाँ का मांग की लोच निकाल सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। नेक्स्ट जो है कि एक स्पेशल केस और है कि जब हमारा मांग वक्र कैसा हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। तो उस स्थिति में इसके ऊपर जो मांग की लोच है वो कैसी रहेगी, तो इसके ऊपर जो मांग वक्र जब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इसके हर एक बिंदु पर जो मांग की लोच है वो इक्वल टू 1 रहेगी, क्योंकि इस पे जो भी जो आयत बनेंगे जिस भी पॉइंट पे, और उन आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर। अब नेक्स्ट है हमारा कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व दिए हुए हैं, वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, उपभोग का सतगन, ये सब जो हमारे क्या हैं दिए हुए हैं, ये तुम जो PDF है उससे डाउनलोड कर सकते हो। मैं PDF लिंक में डाल दूँगी। और जो हमारे MCQs का जो आगे जो वीडियो रहेगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा। इसकी स्टडी अच्छे से कर ले, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। और अगर इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।